पड़ रही थी। जंगल की झाड़ियों से घिरा हुआ डाक बंगला काफी दिन में जितना सुंदर दिखता था, उतना ही इस रात के कोहरे में भयंकर नजर आ रहा था। डाक बंगला या यूं कह लीजिए सरकारी गेस्ट हाउस, जहां सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह और मंत्री लोग रुक सकते हैं। उस रात मनमोहन अपनी बीवी अनु, बेटे रवि और बेटी जीविका के साथ वहां रुकने आया होता है। वो एक आम आदमी होता है, इसलिए भुगतान भरकर वो वहाँ ठहरता है। कोई गेस्ट हाउस नजर ही नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। माफ करना रवि बेटा। रवि बेटा, कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है तुम्हारा। इतने बड़े हो गए हो फिर भी इतना डरते हो। अब हम भी क्या करें। अगले 2 दिनों तक इस गांव से बाहर मौसम खराब होने की आशंका है और साथ ही भूकंप आने की भी। अरे मेरे डरपोक भाई, तुम कब सुधरोगे? अरे उल्टा इस डाक बंगले की खूबसूरती को देखो ना, यहाँ की शांति में कितना सुकून है। उफ। वो चारों अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रवि और जीविका एक कमरे में सोते हैं और मनमोहन और अनु एक कमरे में। जब जीविका आराम कर रही होती है, तभी अचानक से रवि को बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। मेरे पास आओ, आओ, आओ मेरे पास, आओ। पसीने छूटने लगते हैं और वो बालकनी में जाता है। तभी उसे वहाँ कोई नीचे नहीं दिखता है और न ही दूर दूर तक जंगल में कोई नजर आता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। ये आवाज किसकी थी? सॉरी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपने मन में से इस डर को भगा दो। ये जगह दिखने में जितनी हॉन्टेड है, उतनी असल में है नहीं यार। थोड़ी देर बाद वो चारों खाना खाने नीचे आते हैं। तभी इस बूढ़ी काकी उन्हें खाना परोसती है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं सच कह रहा हूँ, ये डाक बंगला सही नहीं है। मैंने अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। चुप करो यार भाई, मैं भी वही थी, तुम भी वही थे, तो उस औरत की आवाज सिर्फ तुम्हें क्यों सुनाई थी? मेरे कानों में क्या हड़ताल हो गई थी? हाँ बेटा इतना मत घबराओ। रवि बेटा, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें महसूस होगा। तुम बार बार उसी बारे में सोचोगे तो तुम्हें वही सब नजर आएगा, वही महसूस होगा बेटा। चुपचाप खाना खाइए, वरना ठंड में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी डाक बंगले की दीवारों को शांति पसंद है, हल्ला नहीं। सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रवि को रात को नींद ही नहीं आती। वो हर वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोचता है। तभी उससे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई देता है। ये क्या? ये दरवाजा अचानक से कैसे खुल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रवि बिस्तर से उठकर हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के पास जाता है। तभी वो एक काले साए को फौरन सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखता है। ये देख रवि की सांसें तेज और कलेजा कांपने लगता है। बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत मनमोहन, अनु और जीविका को उठाकर उन्हें सब कुछ दिखाता है और साथ ही वो पेपर भी दिखाता है। मेरा यकीन कीजिए माँ पापा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा है और ये पेपर, इस पर खून की स्याही से लिखा है। देखो, उस पेपर से वो सब लिखा हुआ मिट चुका था। ये देख रवि के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि काम करो, तुम और जीविका हमारे कमरे में सो जाओ। चारों एक साथ सोएंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। लेकिन पापा मैं डर नहीं रहा, मैं बस मेरी और आपकी सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप सब भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे है। रवि भाई तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बस रवि, चलो सोनिया, अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। पहले ही तुम्हारे पापा और मैं बहुत थक चुके हैं। कोई रवि की बात समझने की कोशिश नहीं करता और सब एक ही कमरे में सो जाते हैं। जैसे जैसे रात गुजर जाती है, अगले दिन रवि उस बूढ़ी काकी से पूछता है, लोग यहाँ रुकने आते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। देख लेता है। मनमोहन, अनु और जीविका बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे रवि भाई, आओ हमारे साथ बैठ जाओ, वरना फिर कोई भूत आकर आपको परेशान कर लेगा। बस जीविका कितना परेशान कर बहू की बात। रवि कुछ दूर टहलने जाता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सुनसान सड़क पर फूल बेच रही होती है। साहब
साहब फूल ले लो ना साहब, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, जासमीन, सारे फूल है मेरे पास। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी पूरी हो जाए इसलिए तो ले लीजिए प्लीज साहब। रवि उस फूल को खरीदकर अपनी माँ अनु को बालों में लगाने के लिए दे देता है। बाद में जब अनु बाथरूम में मुंह धोने जाती है तभी वहाँ की लाइट अचानक से बंद चालू होने लगती है। अरे इन लाइट्स को क्या हो गया अचानक से? और जब अनु आईने में देखती है तभी उसके पीछे एक औरत खड़ी होती है जिसकी शक्ल काफी ज्यादा खौफनाक होती है। अनु की चीख सुनकर सभी उसके कमरे में भागे चले आते हैं और उसे वहाँ पर बेहोश पाते हैं। माँ आंखें खोलो ना माँ। थोड़ी देर बाद जब अनु को होश आता है तभी वो उन तीनों को सारी घटना बताती है। अनु की जुबानी ये सारी बातें सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ ये सब सच है? हाँ जीविका बेटी, रवि बिल्कुल सच कह रहा था। मनमोहन जी, मुझे कुछ नहीं पता, हम कहीं और रुक लेंगे, चाहिए तो जंगल में रुक लेंगे, लेकिन इस भूतिया डाक बंगले में बिल्कुल नहीं। हाँ पापा, अगर माँ और रवि ने यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया है तो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ तो ठीक है, अपना अपना सामान ले लो, हम सब अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। चारों अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ डाक बंगले के मुख्य दरवाजे पर वो बूढ़ी काकी खड़ी हो जाती है। काकी हमें जाने दीजिए, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। नहीं कहा ना, इस बार जब कोई इस डाक बंगले में आ जाता है तो वो फिर से वापस नहीं जा पाता। मतलब ये कि तुम सब अब हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे, इंसान बनकर नहीं बल्कि भूत बनकर। उतने में अचानक से वो बूढ़ी काकी अपने भूतिया रूप में बदल जाती है और वहाँ आसपास सभी भूत इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब देखकर चारों की रूह कांप उठती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं बचाओ! वो चारों को भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पैर नहीं हिल पाते हैं और वो जमीन से चिपक कर रह जाते हैं। नहीं, हमें यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। बचाओ! नहीं, कहा था ना मैंने। अब तुम सब कहाँ आते हैं? तुम सब भी हम भूतों की शामिल हो जाओगे यार। ये तो वही लड़की है। एक बार जो यहाँ पर आया वो वापस नहीं लौटता था, उससे तो गुस्सा ही बढ़ता एक साथ हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं। बंद करो, हनुमान चालीसा सुनकर सभी भूतों के कानों से खून निकलने लगता है और सभी एक के बाद एक खत्म होने लगते हैं, जिसके बाद चारों उनकी कैद से आजाद हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद